अच्छा, ये आपके पास सेकेंड ईयर बायो है और 20th नहीं है। एक मिनट, सेकेंड ईयर है बायो, मेरे ख्याल से 13 अप्रैल है। अच्छा, इसके अंदर हम देखेंगे रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन। अब पहले नंबर पे देखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना, ये कोई ऐसा एक्शन है जो कि आपकी बॉडी पर परफॉर्म कर जाती है लेकिन आपके बगैर अवेयर होने की, कि विदाउट बीइंग अवेयर जो है ना, ठीक है, आप कोई एक्शन अगर परफॉर्म कर देंगे, आपकी बॉडी एक्शन परफॉर्म कर दे तो उसे हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्स एक्शन बोल देंगे। तो जिस पाथ को फॉलो करते हुए या जिस नर्व के पाथ को या न्यूरॉन्स के पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्स एक्शन जो है, ठीक है, अंजाम पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह होता है, ये इधर आप देखेंगे इसकी एग्जांपल। तो पहले नंबर पे ये आपके पास कोई हॉट ऑब्जेक्ट है। जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो आपकी स्किन के अंदर जो हीट रिसेप्टर हैं, जो थर्मो रिसेप्टर हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब थर्मो रिसेप्टर या हीट रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है किसके पास जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगी। फिर सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती हैं इंटर न्यूरॉन्स। और स्पाइनल कॉर्ड की जो इंटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है, या इम्पल्सिव कह लें या एक्शन पोटेंशियल जो है, जो मर्जी कह लें, ठीक है, इन्फॉर्मेशन इम्पल्सिव या एक्शन पोटेंशियल किसके पास जाएगा, मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा। अब ये जो मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, ये आपके हैंड के मसल को जब इन्फॉर्मेशन पहुंचाती हैं तो आपके जो हैंड के मसल है ये कंट्रैक्ट कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और आप फ़ौरन से अपना जो हॉट ऑब्जेक्ट से जो हाथ है वो विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी एग्जाम्पल थी, रिफ्लेक्स आर्क। ये सारा सारा जो पाथ है ये क्या कहला रहा है, रिफ्लेक्स आर्क कहला रहा है। और जो एक्शन हुआ है, यानी जो आपने हैंड अपना जो हाथ है वो गर्म चीज़ से हटाया है, वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, तो दोबारा से देख लेते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज़ थी। एक ऐसा एक्शन जो कि आपकी बॉडी खुद ब खुद परफॉर्म कर देती है विदाउट बीइंग अवेयर, या आपकी सोचने या समझने की सलाहियत से पहले ही अगर कोई बॉडी कोई फंक्शन परफॉर्म कर दे, कोई एक्शन परफॉर्म कर दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन जिन पाथवेज को, न्यूरॉन्स के पाथवेज को फॉलो करता हुआ अंजाम पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि कोई आपके पास गर्म चीज़ है, उसको आपने टच किया था तो आपकी स्किन के अंदर जो हीट रिसेप्टर, थर्मल रिसेप्टर है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो गई। अब हीट रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन है किसके पास गई, सेंसरी न्यूरॉन्स के पास। तो सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन किसके पास गई, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड से जो इन्फॉर्मेशन है या जो एक्शन पोटेंशियल है या जो इम्पल्सेस है वो किसके पास आई है, मोटर न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन से जो इन्फॉर्मेशन है हैंड के मसल तक गई है। जैसे ही हैंड के मसल तक मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं तो हैंड के जो मसल हैं सिकुड़ जाते हैं। जैसे आप उस गर्म चीज़ से फ़ौरन से हाथ हटा लेंगे, और ये सारा सारा जो एक्शन है, ठीक है, ये मिली सेकेंड में होता है। ये सारा सारा जितना भी काम हुआ है आपको पता ही नहीं चलेगा और ये हो चुका होगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने चूल्हे पे कोई गर्म चीज़ रखी हुई है, तो बजाय इसके कि आपने किसी और चीज़ से पकड़ना था, आपने डायरेक्ट उसे पकड़ लिया, तो फ़ौरन से जब आपका हाथ पीछे हटा है, वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। और इस तरह से भी है कि अगर मैंने आपकी तरफ कोई चीज़ फेंकी है तो आपकी जो आंखें हैं वो बंद हो जाती हैं विदाउट बीइंग अवेयर। आप खुद ब खुद जो है, ठीक है, आंखें बंद कर लेंगे बगैर सोचे समझे। तो ये भी क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन था। अब आगे आपके पास आ जाता है कि हार्मोन। एक और टॉपिक आज कर लेते हैं, ये छोटा था इसलिए। तो आपके पास एक आगे और चीज़ आ जाती है, वो है हार्मोन, या हार्मोन की नेचर या उनके टाइप्स। तो पहले नंबर पे तो ये देखेंगे हार्मोन होता क्या है। अब ये जो हार्मोन है, ठीक है, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं आपकी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, पहले से जो मौजूद एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन्हें इंक्रीज़ करने के लिए या डिक्रीज़ करने के लिए, ये आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी जो नेचर है, केमिकल कंपोजिशन के हवाले से ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से काम करेंगे अब ये देखेंगे। तो आपके पास जितने भी हार्मोन हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मुराद है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एट द सेम टाइम हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, तो जितने भी हार्मोन्स हैं, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सपोज कर लें कि ये अगर आपके पास इंसुलिन है और ये ग्लूकागोन है। इंसुलिन जो, ठीक है, थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर के हवाले से डिफरेंट है, और ग्लूकागोन अपने स्ट्रक्चर के हवाले से क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद आगे आ जाता है कि
ये जितने भी हार्मोन है कोई नया केमिकल रिएक्शन जो है ठीक है उसे इनिशिएट या स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो पहले से स्टार्टेड केमिकल रिएक्शन है, यानी आपकी बॉडी के अंदर वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन जो पहले से हो रहे हैं उन्हें बढ़ा सकते हैं या उन्हें डिक्रीज कर सकते हैं। अब आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इससे परेशान नहीं होना, वो वही मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा है। ठीक है, आपके सेल्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन का सम है, सेल्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन का सम है उसे हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी हार्मोन जो है ठीक है ये या तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं या हम कम कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि आपको मैंने बताया था जो पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो T4 हार्मोन है टेट्राहाइड्रोथायरोनिन जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है और बॉडी सेल्स के ऊपर जाके जब असरअंदाज होता है तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पसीना आएगा। ठीक है, और ग्लूकोज सेल्स के अंदर ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा टूटेगा, सॉरी ग्लूकोज ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा एनर्जी बनेगी और ATP भी बनेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। लेकिन अगर T4 का आपकी बॉडी के अंदर कम है प्रेजेंस, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो मेटाबॉलिज्म है डाउन हो जाती है, ग्लूकोज कम टूटता है, कम एनर्जी बनती है, ATP भी कम बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम बनेगी और आपकी हार्ट बीट भी ये कम हो जाएगी और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा। उसके बाद आगे आपके पास आया था कि आपके बॉडी सेल्स के अंदर जो पहले से ही काम कर रहे होते हैं एंजाइम, हार्मोन जो है उनकी वर्किंग को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। आपको पता है कि अगर बॉडी सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है तो मेटाबॉलिज्म कौन करवा रहा है, एंजाइम करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हार्मोन ने जाके एंजाइम को स्टॉप कर दिया तो मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हार्मोन ने ठीक है जाके एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया है तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। आगे आपके पास आता है कि जो बॉडी फंक्शन है कि हार्मोन्स के अंदर ये सलाहियत होती है कि आपके बॉडी फंक्शन को, कुछ बॉडी फंक्शन को स्टॉप भी कर सकते हैं और कुछ को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आपको पता है कि जब बंदा 16 या 17 की एज में होता है तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ नए हार्मोन बन रहे होते हैं, कुछ नए हार्मोन एक्टिवेट हो रहे होते हैं। जिस तरह ह्यूमन मेल के अंदर आपको पता है कि 17-18 की जो एज है ठीक है, इसके अंदर एक हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स जो है, यानी दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, चेस्ट के ऊपर बाल आना, तो ये अगर आप पीछे जाएँ 16-17 से 16-17 की जो एज है से पहले जाएँ तो जो मर्द होता है या जो ह्यूमन मेल होता है ना उसके मुंह पे मूछें होती हैं ना दाढ़ी वगैरह होती है। तो ये इसका रिस्पॉन्सिबल कौन बन रहा है, कोई हार्मोन बन रहा है, उस हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज़ कर रहा है, ये टेस्टिस रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और ये ख़ास एज में आके 17 और 18 की एज में आके ये एक्टिवेट होता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा कि जो हार्मोन है ठीक है कुछ नए बॉडी फंक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप करने की भी सलाहियत रखते हैं। आगे आपके पास आता है कि जो हार्मोन की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे क्या है, प्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ठीक है, यानी वो वाले हार्मोन जो कि एज आ प्रोटीन होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो इंसुलिन है और ग्लूकागोन है। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकता है और जो इंसुलिन जो है ठीक है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करेगा और जो ग्लूकागोन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। और ये इंसुलिन और ग्लूकागोन कौन बना रहा है, पेंक्रियाज बना रही है। पेंक्रियाज को उर्दू में हम लबलबा भी बोलते हैं। शुगर पेशेंट जो होते हैं ठीक है इन्हें लबलबे का या पेंक्रियाटिक प्रॉब्लम्स ही होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो इंसुलिन है ठीक है वो नहीं बनता, इंसुलिन वाला हार्मोन नहीं बनता, उनका जो ग्लूकोज लेवल है हमेशा डिस्टर्ब भी रहता है। सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाता है अमाइनो एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यानी वो वाले हार्मोन जो कि अमाइनो एसिड की तरह के होते हैं या अमाइनो एसिड की डेरिवेटिव्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो है आपके पास थायरोक्सिन ये T4 है जो थायराइड ग्लैंड बनाता है और ये बॉडी सेल्स की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा या कम करेगा। और इसका थायरोक्सिन का जो कंट्रोल है वो हार्ट बीट के ऊपर भी होता है, ये हार्ट बीट को बढ़ाता भी है, कम भी कर सकता है। अगर ज़्यादा होगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी, अगर कम है तो हार्ट बीट कम हो जाएगी। अगर नॉर्मल लेवल है तो सारी की सारी जो चीज़ें नॉर्मल चलेंगी। उसके अलावा ये जो एपिनेफ्रिन और नर एपिनेफ्रिन है ठीक है, ये जो है ना ये इमरजेंसी हार्मोन है, यानी आपकी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में कंट्रोल करेंगे। अब इमरजेंसी सिचुएशन कौन सी होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है कोई भी एक्सीडेंट, ठीक है, या कोई भी अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई अटैक हो रहा है, तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ना ठीक है ये बॉडी के लिए क्या कहलाती हैं, इमरजेंसी सिचुएशन कहलाती हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी बॉडी को वो जो हार्मोन टेक ओवर करते हैं वो एपिनेफ्रिन है और नॉर एपिनेफ्रिन है
और ये भी अपनी नेचर में अमीनो एसिड होते हैं या अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है पॉलीपेप्टाइड। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड यानी ऐसे हार्मोन जो कि पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में होंगे वो कौन कौन से हैं। पहले तो ये देखें कि पॉलीपेप्टाइड क्या है। आपको पता है जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में अटैच हो जाते हैं तो एक चेन से बन जाती है जिसे पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। अब वो वाले हार्मोन जो कि ऐसा पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो है वैसोप्रेसिन, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन। और वैसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, ये ब्लड का जो वाटर लेवल है या बॉडी का जो वाटर लेवल है, ठीक है, उसे क्या करते हैं, सेट पॉइंट पे रखते हैं। ना बहुत ज़्यादा बढ़ने देते हैं ना बहुत ज़्यादा कम होने देते हैं। लेकिन आपके पास जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन जो है, ठीक है, ये ज़्यादातर कह लें कि ये फीमेल हार्मोन है और ये बर्थ में भी हेल्प करता है, ठीक है, मिल्क एजुकुलेशन में भी हेल्प करता है, मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करता है। और उसके अलावा ये मेरी ग्लैंड की जो कंट्रैक्शन है, मेरी ग्लैंड की जो मसल्स हैं, ठीक है, उनकी जो कंट्रैक्शन है उसका बायस बनता है, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन भी पॉलीपेप्टाइड नेचर के हैं। चौथे नंबर पे आपके पास है स्टीरॉयड्स। अब ये जो स्टीरॉयड्स है ना, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है कि इनका जो स्ट्रक्चर है ऐसा होता है, इस तरह का रिंग सा बनता है। तो ये जो स्टीरॉयड्स हैं, ठीक है, ये भी आपकी बॉडी के अंदर कुदरती तौर पे नेचुरली भी बनते हैं, जिस तरह के एस्ट्रोजन स्टीरॉयड है, टेस्टोस्टेरोन जो है स्टीरॉयड है, और जो कॉर्टिसोन है ये भी स्टीरॉयड है। अब आपको पता है ये जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल हार्मोन है, ठीक है, और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स का बायस बनता है। सॉरी, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है और ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स का बायस बनता है, और जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल हार्मोन है, ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स का बायस बनेगा। और जो कॉर्टिसोन है, देखिए ये जो कॉर्टिसोन है ये ग्लूकोकोर्टिकाइड है और ये कहाँ से रिलीज होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से जब ये निकलता है तो ये एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट यूज़ होगा, यानी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन वगैरह, ठीक है, उनको देखता है या कंट्रोल करता है। तो ये आज का टॉपिक था, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं तो वो आपने बता दें।